जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकता, पैसा नहीं है इलाज नहीं करा सकता। अब तक के हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा। जाति उत्पीड़न के खिलाफ बोलना, महंगाई के खिलाफ बोलना, बेरोजगारी के खिलाफ बोलना, यही गुनाह है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, ये कितने चाय वाले बन गए, ये सिंबल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस चाय वाले के अलावा भी बहुत कुछ है जो लोग नहीं बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर में। आपको बता दें, यहाँ पे मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील है जी। यहाँ पे आप लोग जो जागरूक करने की बात कर रहे हैं मानव अधिकार के बारे में, क्या लगता है आपको मानव अधिकार दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है? वो तो दिख ही रहा है कि जो मानवाधिकार है उनकी जो वकालत कर रहा है सरकार, उनके साथ क्या कर रही है, क्या बर्ताव कर रही है। जैसे क्या कर रही है? जैसे मान लो आप जाति उत्पीड़न के खिलाफ बोलते हैं, जातीय भेदभाव के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर यूएपीए, एनएसए ऐसे कानून लगा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि हम राम राज्य ला रहे हैं। राम राज्य का जो विरोध करेगा, राम राज्य का मतलब है हिंदू वर्ग व्यवस्था, जहाँ एक जातियाँ शासन करेंगी, बाकी जातियाँ सेवा करेंगी और कुछ जातियाँ ज्ञान देंगी। तो उस आइडिया को लेके, उस फिलॉसफी को लेके अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो अपने अधिकारों से हाथ धो देगा, वो जेलों में जाएगा। जैसे जीएन साई बाबा एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो आदिवासी दलित के बारे में बोलते थे तो उनको जेल में भर दिया। आनंद तेल तुंबड़े जो अम्बेडकर के रिश्तेदार हैं उनको जेल में डाला हुआ है, सिर्फ कारण जेल में डालने का लिखना पढ़ना और बोलना। आदिवासी अपने हक के लिए बोला, इसलिए अपने हक के लिए बोलना, दूसरे के हक के लिए बोलना, आदिवासियों के लिए बोलना, उनके जल जंगल जमीन की जो लूट है विदेशी देशी कंपनियों के द्वारा उसके खिलाफ बोलना, और जाति उत्पीड़न के खिलाफ बोलना, महंगाई के खिलाफ बोलना, बेरोजगारी के खिलाफ बोलना, यही गुनाह है। जी। महंगाई से आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर का दाम 400 रुपये करीबन था। अब जो सरकार आई है इसमें सिलेंडर और अन्य चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो तो बात है, महंगाई तो लोगों ने एक तरीके से स्वीकार कर ली है, जबकि महंगाई से जो तबाही है वो साफ देखी जा सकती है कि आपकी आमदनी घटी है और लगातार कीमतों के दाम बढ़े हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम नौकरी भी दे रहे हैं लोगों को। नौकरी, ये अब तक के हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन लोगों ने। तो ये कहना तो मजाक है कि नौकरी दे रहे हैं, किसको नौकरी दे रहे हैं, कितनी नौकरी दे रहे हैं, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि कोई नौकरी वोकरी नहीं, सब इनका नाटक चल रहा है। लेकिन सरकार तो यही कहती है। सरकार झूठ बोल रही है, सरेआम झूठ बोल रही है। नौकरियों का, बेरोजगारी का, इतने लोग काबिल लोग हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं है। पीएचडी करके लोग घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग करके लोग निकल रहे हैं, मेडिकल से लोग निकल रहे हैं। तो जितना भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जो लोग आगे आ रहे हैं उनको देख लो किसको नौकरी मिल रहा है। दिल्ली में आईआईटी है, वहाँ प्लेसमेंट देख लो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी छटनी हो रही है। रिकॉर्ड तो ये बता रहे हैं। कितने असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की लाखों संख्या, कोरोना के बाद, उससे पहले भी, कोरोना तो एक बहाना है, उससे पहले भी मजदूर मान लो 3000, 5000, 8000, 12000 जो जैसी डील हो जाए वैसी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मतलब पूरे दिन काम करेंगे, 300 रुपया मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, और 3000, 4000 का वो लोग काम करता है। तो किस तरीके की बेरोजगारी है ये तो फैक्ट्री इलाके में जाके देखा जा सकता है कि भाई सैकड़ों लोग लाइन में हैं, काम 1-2 लोगों को मिल रहा है। तो ये इस हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में खुली हुई बेरोजगारी, वो साफ और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दिखाई दे रही है। सरकार जो भी बोलती है झूठ बोलती है, झूठा प्रचार करती है, विज्ञापन के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो कुछ दिखा रहा है झूठ दिखा रहा है। दूसरा बात ये भी है कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे बात नहीं की जाती है। बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, वो बात धार्मिक झगड़ों की बात होगी, मुसलमानों के खिलाफ निगेटिव प्रचार होगा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ निगेटिव प्रचार होगा, और ये दिखाया जाएगा यही तुम्हारे दुश्मन है, इनको हम ठीक कर रहे हैं। जबकि जनता का दुश्मन कौन है? महंगाई, बेरोजगारी, हाँ, जो तंगाली है, जो जिनके पास रहने खाने की जगह नहीं है, बीमारी बड़ी समस्या। इन समस्याओं पर बात ना हो, इसके लिए लगातार हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि अगर वो कॉरिडोर बनवा रहे हैं तो एम्स को भी वो सही कर रहे हैं। क्या कॉरिडोर बनवा रहे हैं? कौन सा कॉरिडोर बनवा रहे हैं? जो कॉरिडोर बनवा रहे हैं, देखो कॉरिडोर
बन रहा है अच्छी बात है, मगर कॉरिडोर जो भी अगर चाहें ये विकास के नाम पर, ये विकास किन के लिए हो रहा है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास साइकिल नहीं है, आप कॉरिडोर पे चलोगे? वो ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को रोटी मिले, रहने को जगह मिले, बीमारी हो तो स्वस्थ इलाज मिले, जीवन बच सके और शिक्षा मिल सके उनको। ये 4-5 चीज़ें देख लो कहाँ जा रही हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकता, पैसा नहीं है इलाज नहीं करा सकता। ईवीएम मशीन जो है उसको हटाने की भी मांग कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा घपला कर रहा है, तो बैलेट पेपर से होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं, वो ठीक बात है। सारी पार्टियां जो ईवीएम के खिलाफ हैं उनको आना चाहिए, और अगर ईवीएम में इलेक्शन हो रहा है और पार्टियां पार्टिसिपेट नहीं करती हैं तो वो इलेक्शन वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर ईवीएम मशीन में घपला होता तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बन जाती? वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं कि ईवीएम ठीक है या ख़राब है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। वो सरकार, मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए। लोग बोले, पॉलिटिकल पार्टियाँ बोले, इनका विश्वास नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए। मगर जो पार्टियाँ खिलाफ हैं वो फिर उस इलेक्शन में भाग न लें। इलेक्शन कमीशन को लेके मेजोरिटी ऑफ अगर पॉलिटिकल पार्टियाँ इसके अगेंस्ट में जाएंगी तो ईवीएम में नहीं होगा। जी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी बात कही जा रही है। जनसंख्या तो ये तो आपके पास संसाधन है, सब कुछ है। जनसंख्या कोई समस्या नहीं है, एक ताकत बन सकती है। जनसंख्या अगर रोकनी भी है तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वैसे भी फैमिली प्लानिंग वाला वगैरह ठीक से करते हैं। जो अशिक्षा है, ज्ञानता, उससे भी जनसंख्या बढ़ती है। मगर जिस चीज़ की वजह से जनसंख्या को जैसे रोका जा सकता है वो ना बोल के इसको धार्मिक, जातीय तरीके से नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। जनसंख्या अब संसाधन हैं मगर उनमें कब्जा बहुत छोटी सी जनसंख्या का है। वो संसाधन अगर सही से बांट दो तो जनसंख्या कोई समस्या नहीं लगेगी, एक ताकत लगेगी। आपके विकास में, आपकी प्रगति में एक ताकत होगी। वही है कि आप कैसे देख रहे हो जनसंख्या को। आज का जो आपका अहम मुद्दा है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस, क्या कहेंगे आप? मेरा यही है कि हर इंसान को उनके जो राजनीतिक, सामाजिक अधिकार हैं उनको अभिव्यक्त करने की पूरी अधिकार होना चाहिए। उसको बोलने का, लिखने का, पढ़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए एक साथ मिलके। तो उन अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हम इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं। जी, और जो पिछड़ी जाति हैं उनको लेकर के भी काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है। हो ही रहा है, बहुत साफ है। जाति उत्पीड़न तो बहुत साफ देखा जा रहा है। एक जातियां अपने अहंकार में, चाहे वो स्ट्रक्चरल पावर हो उनके पास, इकोनॉमी पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, कंसोलिडेट कर लिया है उन जातियों ने। जातियों के आधार पर भेदभाव तो बहुत साफ है। हम जन्म से ही कुछ जातियों के पास संपत्ति है। संपत्ति लाए कहाँ से है? यहीं आके पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने अपना नियंत्रण बना के रखा, कागज बनवाया, अब उनका हो गया। संपत्ति तो कोई माँ के पेट से नहीं लाता है ना? जी, एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, ये भी तो मानव अधिकार ही है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, ये कितने चाय वाले बन गए? ये सिंबल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस चाय वाले के अलावा भी बहुत कुछ है जो लोग नहीं बताते हैं। चाय उन्होंने कभी बेची होगी, हम इस पर नहीं कुछ कमेंट करेंगे, मगर ये हर चाय वाले की आज़ादी है क्या? वो एक चाय वाले के नाम पर करोड़ों चाय वालों को तुम हटा देते हो, मार देते। चाय वाला कोई सिंबल आप नहीं खेल सकते हो। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना के और सारे आदिवासियों का दमन करोगे और कहोगे राष्ट्रपति, आदिवासियों की उन्नति हो रही, ये खेल लोग समझ चुका है कि एक कम्युनिटी का एक आदमी को आप सिर पे चढ़ा लो, बाकियों का दमन कर दो, उनकी ज़मीन छीन लो, जंगल छीन लो, उनके अधिकार छीन लो। ये लेकिन उल्टा देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी तो एक पिछड़ी वर्ग से ही है। आदिवासी हैं, मगर वही आदिवासी जहाँ से आती हैं वहाँ के आदिवासियों का क्या हाल है? काला हांडी देख लो उड़ीसा में, बस्तर देख लो छत्तीसगढ़ में, झारखंड का इलाका देख लो। लेकिन झारखंड के लोगों का तो बहुत अच्छा हाल है। वहाँ के लोगों, वहाँ पे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको स्टेफन भी मिलता है। ये सब कहने की बातें हैं। अगर आपको लगता है अच्छा हाल है तो जाके देख लो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी कुछ साल पहले एक लड़की भात मांग के मर गई, चावल नहीं था खाने। कुपोषित लोग हैं, मिनिमम जो कैलोरी ऊर्जा चाहिए वो शरीर में नहीं है, वो हड्डियां विकसित नहीं है। अब मेरा बात मत मानिए, जाके खुद देख लीजिए। 10,000 20,000 लोगों का सर्वे कर लीजिए कि देश के हालात क्या हैं। ये चमक दमक दिल्ली और लुटियंस के इलाके में दिख सकती है, कुछ अमीर खाए अगाए लोगों की बॉडी दिख सकती है कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। बाकियों को जाके आप खुद देखिए, मान लो जो हकीकत कुछ और है और कहाँ कुछ और जाता है। जी, ये जो सरकारी अस्पतालें हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देख लो, बहुत कम है भाई। आपकी आबादी 130-40 करोड़ है और अस्पताल कितने हैं, उसमें डॉक्टर कितने हैं? मतलब एक पॉपुलेशन का कुछ संतुलन होता है ना। आपके हजारों लोगों पर एक डॉक्टर है, तो इससे क्या इलाज होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी?
भाई कम से कम 1000 पर 500 पर एक डॉक्टर हो, एक बेड हो, हॉस्पिटल हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवाएं पूरा मुनाफा कमाने का एक जरिया बन गई हैं। इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल लगातार जितने भी हैं उनको तबाह किया जा रहा है। प्राइवेट खिलाड़ी इसमें एंट्री कर रहे हैं। आपकी मौत का भी वो मुनाफा कमाना चाहेंगे। अभी एक गीत के द्वारा आप लोगों ने एक बात कही थी, जिसके हाथ में कुदाल है वो भी आए, जिसके हाथ में कलम है वो भी आए, जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो अपनी आवाज़ लेकर के आए। सही बात है। तो हर तरीके के लोग इकट्ठे होकर एक साथ आए, वही ताकत हमको जिता सकती है, हमारे अधिकारों को बचा सकती है। जी, रवि किशन जी का कहना है कि 2035 तक भारत एक सुपर पावर में आएगी। पता नहीं किसका सुपर पावर होगा। जो लोग सुपर पावर में हैं वो लोग कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मगर लोग नहीं होगा। भारत किसी चिड़िया का नाम थोड़ी है, लोगों का नाम है। लोगों की हालत बदलेगी क्या 2035 तक? ये पूछना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि लोगों की हालत बनेगी। कुछ लोगों की हालत बदलेगी। भारत कुछ मुट्ठी भर लोगों का नहीं है ना, भारत भारतीय लोगों का है। उनकी स्थिति क्या है? क्या वो अपने राजनीतिक अधिकार, अपने आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता नहीं कर पाएंगे। जितना ये पावरफुल लोग और पावरफुल होगा उतना ही दमन बढ़ेगा। जी, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है सत्ता वही रहेगी या सत्ता में परिवर्तन आ कह जाएगा? नहीं सकते, मगर ये तय है अगर आंदोलन होगा तो ये सत्ता से बाहर जाएंगे, आंदोलन नहीं होगा तो ये दोबारा वापस आएंगे। इसीलिए लोग आंदोलनों से डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। जो चुनाव होते हैं वो पैसे से पैसा सब इनके पास है, सरकारी मशीनरी इनके पास है, और इनके सरकारी मशीनरी पैसा मीडिया इनके पास है। जो मीडिया तो इनका एक प्रचारतंत्र का हिस्सा बन गया है। इनकी पार्टी का वो मुख्य प्रचार माध्यम बन गया है मीडिया। मीडिया नहीं रहा है। तो जो 3-4 मुख्य चीज़ें हैं जो चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी होती है, सब कुछ सत्ता के पास है। तो कैसे वो सत्ता छोड़ना चाहेगा? जो संसद भवन है, जो पब्लिक के आम मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। वो तो बात है ही। तो जो आप प्रतिनिधि चुनते हो वो कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या सवाल उनके लिए प्राथमिक हैं? जब उनके लिए सवाल ही प्राथमिक नहीं है, उनकी संपत्ति 5 साल में कई 1000 गुना बढ़ जाती है, तो वो कैसे बढ़ती है? जैसे बढ़ती है उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उन्हीं के सवाल आते हैं। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जनता के पास तो 5 साल में एक दिन जाना होता है, जिस दिन वोट पड़ते हैं, तो उसी दिन कुछ उनको दे दिया जाता है, वोट ले लिया जाता है, फिर वो अपनी मंदमस्त चाल में बढ़ जाते हैं आगे। जी, आरएसएस का कहना है कि 2024 तक वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देख लो, ये तो शर्म की बात है कि ये राष्ट्र किसी एक धर्म का नहीं है। ये राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र है। हमारी सबकी उम्मीद है कि हर धर्म के लोगों का ये राष्ट्र है। किसी एक धर्म का राष्ट्र होना मुझे ठीक नहीं लगता। जी, आप सरकार से क्या अपील कर रहे हैं ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसके द्वारा? मैं सरकार से याद कर रहा हूँ कि जिन लोगों के राजनीतिक अधिकार आप दमन कर रहे हो, हनन कर रहे हो, उनको बिना सर तत्काल रिहा करो, उनसे बात करो। इस तरह के मानवाधिकारों का हनन ठीक नहीं है। जी, आपको लगता है कि सरकार को, मोदी जी को जनता के बीच में आ करके जनता की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए? जरूर करना चाहिए। और सरकार वो जनता की है कहाँ? सरकार 3-4 व्यापारियों की है, मुट्ठी भर व्यापारियों की है, मतलब कैपिटलिस्टों का सरकार है। देसी विदेशी जो ताकतवर लोग हैं, सामंती लोग हैं, जो विदेशी कंपनियों के साम्राज्यवादी देश है, उनके इशारे पे चलने वाली सरकार है। तो उन्हीं से जाके बात करती है, उन्हीं के लिए काम करती है। इसीलिए जनता के बीच में न जाएगी न कभी बात करेगी। बीजेपी सरकार जो सत्ता में है, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो सही काम कर रही है या काम और खराब कर रही है? वो तो आप जनता से खुद ही जाके पूछ लीजिए। मुझे तो लगता है सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही। आप भी तो जनता में ही आते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।